हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 7 है जीवों में विविधता, मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है ना, अलग अलग हैं। तो आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही ले लीजिए, है ना। क्या दोनों की लंबाई एक जैसी है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र के नाक के जैसी दिखती है? क्या आपके और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? तो फ्रेंड्स, यदि हम अपने और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे कि निश्चित रूप से हम पाएंगे कि हमें और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानता है। मतलब हम और हमारे मित्र एक जैसे हैं, जबकि बंदर हमसे बिल्कुल अलग है। पर जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तो हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, क्या आपने देसी और क्या है जर्सी गाय के बारे में सुना है? तो क्या देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में से जर्सी गाय को पहचान सकते हैं? तो हमारे पहचानने का आधार क्या होगा? तो फ्रेंड्स, हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के अलग अलग समूहों के बारे में सोचेंगे। हम एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया, जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड भी पाए जाते हैं। और कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ छोटे कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है ना। तो जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। फ्रेंड्स, हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा, और इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए उनके बारे में हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, है ना, जिससे हम उनको अलग अलग वर्गों में रख सकेंगे। फिर जो अलग अलग वर्ग हैं उनको समूहों में रखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं, है ना। और इसी पर जीवधारियों के मुख्य जो उनका विस्तृत समूह का निर्धारण किया गया, वो उसी पर निर्भर करेगा। और इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत हम कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7.1 वर्गीकरण का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास बहुत प्राचीन समय से किया जाता रहा है। जैसे कि यूनानी विचारक अरस्तु, आप सभी जानते हैं अरस्तु के बारे में। तो उन्होंने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल जैसे कि जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था, और यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका था, है ना। कैसे? तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, मतलब कोरल बोलते हैं जिनको, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता है इनका आवास, है ना। तो अध्ययन और विचारों के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर हम जो बड़े बड़े वर्ग हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम और अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को किसमें उप समूहों में बांट सकते हैं, है ना। फिर नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। ठीक है, हम आगे जानेंगे। तो इस विषय में हम आगे पढ़ने से पहले इन लक्षणों का अर्थ समझ लेते हैं। कैसे? तो जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके
वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। ठीक है, तो किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। एग्जाम्पल के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, है ना, जो एक लक्षण है। उसी तरह से उसी तरह से हमारे दौड़ने की क्षमता, और मान लो एक पेड़ है, बरगद के पेड़ है, उसके न दौड़ पाने की क्षमता, ये भी एक लक्षण है। तो अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे दूसरे की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर अलग अलग आकार के होते हैं, और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की ओर जो लगे पत्थर हैं उनका आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है ना। तो यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान हैं जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं, है ना। और ये लक्षण जीवों के दूसरे किसी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं, फिर बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह से हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को ध्यान में रखते हैं, है ना। तो चलिए हम ऐसे ही लक्षणों पर गौर करें। तो फ्रेंड्स, मान लो एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। और यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है ना। और इसके अलावा केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वो किसी खास कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। क्या है? कोशिकीय संरचना और कार्य किसके लिए? वर्गीकरण के लिए। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूहों में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूहों में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। और शारीरिक संरचना में भी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह के कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नताएं होती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि क्या तो हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है ना। तो क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नताएं पाई जाती हैं। और जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। पौधों का शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है आपको पता है ना। तो उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है और वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर में विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से मतलब इसका ये वजह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के लिए, है ना, उसी के अनुसार विकसित होता है। तो यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उप समूह और बाद में फिर बड़े समूहों में विभाजन का आधार बनते हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं 7.2। हमें इस प्रश्न का आंसर मिल गया कि वर्गीकरण का आधार क्या है। जो मैंने अभी इतना लंबा लेक्चर दिया उससे हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर सेकंड है 7.2 वर्गीकरण और जैव विकास। तो सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है
और उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। फिर शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इनमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो एक शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम मूल लक्षण के रूप में जानते हैं। ठीक है। इससे पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। अब जैव विकास क्या है? तो हम जितने भी जीवों को देखते हैं वो सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के मतलब स्वाभाविक परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे, है ना। तो फ्रेंड्स, जैव विकास की ये जो अवधारणा है वो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने कब दी? तो 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। ठीक है। किन्होंने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। कौन सी पुस्तक में? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। ठीक है। तो जैव विकास की अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों के शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले किस प्रकार के जीवों को आदिम या निम्न जीव कहते थे, है ना, और जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत या उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनमें उनकी विभिन्नताओं को ठीक से पता नहीं चलता, है ना। इसके बजाय हम उनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। ठीक है। 3 वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। फ्रेंड्स, अर्नेस्ट हैकल इन्होंने 1894, रॉबर्ट विटेकर 1959 और कार्ल वोस 1977, तो इन जो जैव वैज्ञानिक हैं इन्होंने सारे सजीवों को जगत मतलब किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। ठीक है। उसके बाद विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, है ना। मतलब इन समूहों में विभाजित किया और ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और उनके तरीके और शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए थे। ठीक है। फिर बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया। किन्होंने? बोस ने। किन में बांटा? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। ठीक है। फिर इसके बाद पुनः जो विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि आगे देखेंगे हम। तो कैसे बांटा गया? सबसे पहले जो सबसे बड़ा समूह है उसको हम किंगडम या जगत कहते हैं। इसमें जो जंतु होते हैं उनको फाइलम के द्वारा संबोधित किया जाता है और पादपों को डिवीज़न के द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है। फिर वर्ग, जगत के बाद क्या आता है? वर्ग, जिसको हम क्लास बोलते हैं। ठीक है। क्लास के बाद गण, जिसको आर्डर बोला जाता है। फिर कुल मतलब फैमिली। फिर वंश, जिसको जीनस बोलते हैं। फिर लास्ट में आती है जाति या स्पीसीज। अब ये जाति क्या है? तो जाति वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। ठीक है। क्या है? जाति वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। मतलब किसी भी जाति को, किसी भी जीव को उसको जाति के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। मतलब उनके बीच इंटरब्रीडिंग मतलब अंतःजनन की क्रिया संपन्न हो सकती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पीसीज है। तो मतलब किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? तो एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। और विटेकर, फिर आगे हम देखेंगे कि विटेकर द्वारा प्रस्तुत
जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, उन्होंने विटेकर ने जो जगत है मतलब उनको किस तरह से विभाजित किया और उनकी विशेषताएं क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? तो विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं, और ये शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। और ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। ठीक है, आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वास्तव में किसी समुदाय की विविधता किसमें भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। और एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों का करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है ना। तो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ पौधे और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है, आपको पता ही होगा, है ना। तो और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है ना। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधा से ज़्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे कि ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7.3 का 1 मोनेरा। अब हम मोनेरा जगत के बारे में जानेंगे, और ये किनके वर्गीकरण के आधार पर हम देख रहे हैं मोनेरा जगत? तो विटेकर के 5 जो उन्होंने 5 जगत में जो वर्गीकृत किया है उसके अनुसार हम देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। मोनेरा, इन जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिकांग का अभाव होता है। तो इनमें न ही इनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं, न ही उनमें पाई जाने वाली विविधता उनके लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है, मतलब ये एक कोशिक होते हैं। कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है या फिर अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये स्वपोषी या विषमपोषी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इनके उदाहरण क्या हैं? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये मोनेरा जगत के कुछ जीवों के उदाहरण हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है और ये एनाबिना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मोनेरा के बाद 7.3 का 2 प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। तो फ्रेंड्स ये जीव भी एक कोशिक होते हैं और ये एक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, इस वर्ग की कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के हो सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम या प्रोटोजोआ। चलिए डायग्राम में देख लीजिए। आप देख रहे हो ये पैरामीशियम का चित्र है, ये अमीबा और ये युगलिना। वैसे तो इन सब के बारे में आपको क्लास 6 से ही पता होगा, है ना। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए क्योंकि काफ़ी क्लियर दिख रहा है डायग्राम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 7.3 का 3 फंजाई। अब हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, है ना। यह इनको कवक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये विषमपोषी और यूकैरियोटिक जीव हैं। ठीक है, ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी कहा जाता है। ओके, और इनमें से कई जो हैं अपने जीवन की मतलब एक विशेष अवस्था में बहुकोश की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं? बहुकोश की क्षमता प्रदर्शित करते हैं, और इनमें फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल यीस्ट और मशरूम। अब डायग्राम में देखिए, ये एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एगेरिकस, ठीक है, इसी को एगेरिकस को ही मशरूम बोला जाता है। और ये सब क्या है, कवक है या फंजाई भी बोलते हैं इनको। फ्रेंड्स, कवकों की कुछ प्रजातियां नीली हरी मतलब नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। और इनके उदाहरण क्या है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन आपको पता है, जिसमें शैवाल और कवक जो है अंतर संबंधित होते हैं और उसी को लाइकेन कहा जाता है। इसको शैक भी बोला जाता है, ठीक है। और ये लाइकन अक्सर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पेड़ों की छालों या में रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 7.3 का 4 प्लांटिंग। तो इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले, ठीक है, कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है और ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है, चूँकि पौधे और जंतु सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, है ना, दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इन उपवर्गों की जो इन प्लांटी के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 7.3 का 5 एनेमिलिया। मतलब इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आपको पता है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर किससे हमको पता चलता है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, है ना। तो इस वर्ग के जीव विषम पोषी होते हैं और इस उपवर्ग की चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ये बनाया है मैंने, आप देख लीजिए। सबसे पहले जो जीवधारी हैं उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में विभाजित किया गया। उसके बाद एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो एक कोशिकी में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा, है ना। फिर बहुकोशिकी को 2 भागों में विभाजित किया गया, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित, ठीक है। तो जिनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है वो उनको पादप समूह में रखा गया और जिनमें नहीं पाया जाता उनको जंतु समूह मतलब एनिमिलिया में रखा गया। यहाँ पर कोशिका भित्ति सहित जो है उनको प्रकाश संश्लेषण जो नहीं करने वाले जीव हैं, जैसे कि फंजाई, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, प्लांटी, ठीक है, इसमें विभाजित किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा 5 जगत वर्गीकरण। अब वीडियो यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं, फिर आगे का जो चैप्टर है, मतलब ये 7 चैप्टर है, उसको आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल किया कीजिए, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो दे रही हूँ आपको, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि घर में कुछ ऐसे कंडीशन बन जाते हैं जब हमको गैप करना पड़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा साथ देते रहिए, हमें भी आगे बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िए, ठीक है। और अपने मंजिल को जितनी जल्दी हो सके आप प्राप्त करिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।